नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और खबरों की शुरुआत करेंगे मुंबई में बढ़ती सियासतें। मुंबई में किरीट सोमैया पर हुए हमले के मामले को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। वो सब थोड़ी देर में केंद्रीय गृह सचिव से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुलाकात की। बताते चले कि किरीट सोमैया के साथ हुई मारपीट के अलावा राज्य के हालात पर उन्होंने चर्चा की। वो इसीलिए मुंबई से यहां पर आए हैं। बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्र से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की शिकायत करने पहुंचा है। और इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के ताजा हालातों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की है। बताते चले कि मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर हंगामा हुआ था और उसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला भी हुआ था, जिसके बाद आज वो दिल्ली पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि मुंबई में हमले के बाद केंद्रीय गृह सचिव से किरीट सोमैया ने मुलाकात की है। महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर उन्होंने चिंता जताई है। और ये भी आपको बताते चले क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों जिस तरह से लाउडस्पीकर को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं और उसके चलते अगर देखा जाए तो ये विवाद अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हनुमान चालीसा पर शिवसेना नेता संजय राउत के अगर बयान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यूपी ने 3 महीने में 17 रेप और मर्डर केस देखे हैं। इस तरह महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है। ये लोग महाराष्ट्र का अपमान कर ड्रामा कर रहे हैं, इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो आपको बता दें, बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हुए हमले पर महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस मामले की सत्यता को जानने के लिए कि कितनी आखिर सच्चाई है इसमें, इसके लिए पुलिस स्टेशन के परिसर की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। सोमैया के चेहरे पर जो खून दिखा था, जो उस कैमरे में कैद वो तस्वीरें थी, उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जख्म कहीं बनावटी तो नहीं, क्योंकि इसे लेकर अब सियासत और गर्मा रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा था कि हम राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र में बनाए गए आतंक जैसी स्थिति के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव से मिलने जा रहे हैं। आज यहां पहुंचे वो, मुलाकात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो फर्जी एफआईआर है उसके खिलाफ भी चिंता जाहिर करते हुए नजर वो आए हैं। तो किरीट सोमैया का कहना रहा, मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज है, शिवसेना कार्यकर्ता अब भी मुझे धमकियां दे रहे हैं, हम विस्तृत रिपोर्ट देंगे और जांच के लिए एक विशेष टीम की मांग भी करेंगे, उनका कहना रहा। तो आपको बता दें कि मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शनिवार रात हमला हुआ था, जिसके बाद आज ये मामला दिल्ली पहुंच चुका है। किरीट सोमैया पर हमले के मामले में बीजेपी का एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। किरीट सोमैया समेत बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचकर मुंबई की सड़कों पर जो भी कुछ हुआ उसके बारे में गृह मंत्रालय से उन्होंने शिकायत की। इस मुलाकात में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की भी संभावना है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए शिवसेना प्रवक्ता अरविंद सावंत जी है हमारे साथ। सावंत साहब, महाराष्ट्र का जो विवाद है वो तूल पकड़ता जा रहा है, ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसमें अलग अलग एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। किरीट सोमैया पहुंचे हैं गृह सचिव से मुलाकात करने के लिए और उन्होंने बहुत बताया कि किस तरह से 20-25 मिनट ये मुलाकात चली है और खुद वो चिंता भी जाहिर करते नजर आए हैं। यहाँ महाराष्ट्र में तो कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, पुलिस अपना काम बहुत सही ढंग से कर रही है। ये इतने अस्वस्थ आत्मा हुए हैं कि बस ये सत्ता जाने के बाद में किसी तरह से कुछ भी करके इस महाराष्ट्र को, मुंबई को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, पिछले 2 वर्ष में कभी इन्होंने महंगाई, हमारे जीएसटी के पैसे तो राज्य की सरकार का जो महसूल है वो तो मिल नहीं रहा। तो इसके बारे में कभी इन्होंने एक शब्द बोला है क्या? देखो आप, तो इससे समझ जाओगे आपकी ये जानबूझकर कुछ ना कुछ नाटक करते रहते हैं। अभी हनुमान चालीसा ये जीने मरने का विषय है क्या? नहीं सर, ये आप अपना पक्ष रख रहे हैं सावंत जी। उसको भड़काया, उसको बहकाया किसी के घर पे आके। मैं अगर कहूँ कि आपके दरवाजे के यहाँ पे मैं ढोल बजाता हूँ, हनुमान चालीसा बजाता हूँ, ये तो ट्रेसपासिंग है, कानूनन गैर है। तुम अपने घर में
करो, मंदिर भी करो, किसने मना किया? लेकिन सावंत साहब, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का माहौल सही है, वहां पर इस तरह की चिंता की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन किरीट सोमैया कुछ और बता रहे हैं, वो कुछ और पिक्चर पेश कर रहे हैं। संजय राउत की बात कर लें तो वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आपकी तुलना कर दी, आपके प्रदेश की। हाँ तो बताओ ना, उन्होंने कहा तो गलत है क्या? उत्तर प्रदेश में हाथरस उन्नाव हुआ, याद है? कलेक्टर ने खुद के सामने जला दिया वो। सावंत साहब, उसके क्या? तो अगर राष्ट्रपति का शासन लगाना था तो वो उधर था। हाथरस का, उन्नाव का जितने हादसे हुए, देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी चलाता है किसानों पे। सावंत साहब, किसानों को सावंत साहब, चल रहा है सब कुछ। महाराष्ट्र को जिस तरह से बदनाम किया जाता है ना, नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि फिलहाल जो स्थिति अभी महाराष्ट्र में कायम है, जिस तरह का माहौल कायम है, इसमें इस तरह की बातें करना और इस तरह का विवाद पैदा होना, क्या आपको सही लगता है ये? क्योंकि सीधे सीधे आरोप कहीं ना कहीं आप ही लोगों पर लगाए जा रहे हैं। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि मुझे खतरा है, मुझ पर अटैक किया जा रहा है, फर्जी FIR दर्ज की गई है। अरे अभी हो गया आपका, तो मैं बताऊं? बताएं, प्लीज बताएं। पूछा ऐसा मैंने उल्टा बोला आपको जी, आपने सही सवाल पूछा जी। मुझे बताओ, हनुमान चालीसा का विषय आपने निकाला? सुनिए जी, उसको लेकर रास्ते पे आ गए। लेकिन सावंत साहब, लेकिन अब हनुमान चालीसा पर राजनीति तो हो रही है, आप इससे बिल्कुल मुकर नहीं सकते। मुझे लगता है आप सहमति जताएंगे, क्योंकि अब अगर कोई विवाद है महाराष्ट्र में तो वो हनुमान चालीसा पर ही हो रहा है। क्यों इस तरह से इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म से जोड़कर अब इसे एंगल दिया जा रहा है। आपको लगता है कि इसकी जरूरत थी? आप अकेली बोलती रहो, मैं चुप करते बैठा सुनता रहूंगा। सावंत साहब सुनिए, जवाब मैं आप ही से मांग रही हूँ, आप प्लीज आप खुलकर बोलिए, आप खुलकर बोलिए। आपने बोलना है कि नहीं बोलना, इतना बताओ। नहीं, बताइए, आप बताइए। ये जनतंत्र का जो नया तरीका अपनाया है ना आप लोगों ने, अपने ढोल बजाने का, पहली बात है। सावंत साहब, अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ तो वो ढोल पीटना नहीं है। सावंत साहब, ये मेरी ड्यूटी है और मैं सवाल पूछूंगी और फिर आप जवाब भी देंगे, और आप जवाब दे रहे हैं। मैं ढोल नहीं पीट रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ बस। जवाब देने ही नहीं दे रही हूँ। बोलिए भैया। अन्य देखो, हनुमान चालीसा के बारे में हमारा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। चलो हनुमान चालीसा जरूर करो। वो जो हनुमान चालीसा का विषय किसी दूसरी पार्टी ने उठाया, उसके समर्थन में पीछे बीजेपी कहाँ लगाएंगे? तो मस्जिद के सामने लगाएंगे। आपको करना है करो, देश को अशांत करना है कर लो। कानून की व्यवस्था अगर राज्य की सरकार को, पुलिस को रखनी है कि नहीं रखनी है? हाँ, दूसरी बात है, ये हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 2 सांसद और विधायक, उनका क्षेत्र है अमरावती, वो छोड़कर मुंबई में आते, आह्वान देते माननीय मुख्यमंत्री को, खुले आम हम आएंगे, तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे, 500 लोगों के लेके आएंगे, पढ़ेंगे। ये कानून है नहीं? आप बताओ, ये कानून? बिल्कुल सावंत साहब, लेकिन उस कानून के तहत कार्रवाई भी हुई है। सावंत साहब, कार्रवाई भी हुई है। मेरी बात पूरी हुई नहीं ना? ये अगर गैर कानूनन है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, और वो कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि शांतता बरकरार रखनी है, अमन रखना है। तुम जाकर कुछ नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इतनी बड़े समस्या है, उसको छोड़कर इस विषय को लेकर देश को अशांतता निर्माण करने की बात जो चल रही है ना, वो देश के लिए अच्छी नहीं। छोड़ो पार्टियों का राजनीति, देश के लिए अच्छा नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, कश्मीर फाइल से लेकर जो नाटक चल रहा है सर, रोज नौटंकी रोज। अच्छा, ये कौन है? महात्मा है क्या? बिल्कुल सावंत साहब, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और न सिर्फ देश का बल्कि प्रदेश में भी जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना तो मान लिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सावंत जी आपका। अभी ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये फिर दोबारा नाटक चल रहा है। अभी जाकर अभी जो उत्तर प्रदेश में हाथरस उन्नाव जैसे घटनाएं हुई, आप जानती हो सब, राष्ट्रपति का शासन सावंत साहब नहीं ना, यहाँ ऐसी घटनाएं हुई है क्या? कुछ नहीं हुई ना, जहाँ इनकी जरूरत नहीं। अगर वो जो 2 थे तो तुम्हारे पार्टी के नहीं है, ठीक है, आपको रात को जाने की जरूरत। ठीक है सावंत साहब, लेकिन मुझे लगता है कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई हो, उस तरह की अगर कोई घटना होती है महाराष्ट्र में तब हम एक्शन लेंगे? तो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए।
कि किरीट सोमैया पहुंचे मुलाकात करने के लिए और ये पूरा मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अगर नवनीत राणा की बात की जाए तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल उठाए। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना पाप है क्या? आईपीसी की धारा 124 के तहत उम्र कैद तक की सजा। देश की आम जनता से सवाल, हनुमान चालीसा का पाठ करना पाप है क्या? अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना पाप है तो हमें फांसी दे दे, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। और उधर दूसरी तरफ मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर जो शनिवार रात हमला हुआ, उसे देखते हुए वो दिल्ली पहुंचे आज, और उनका पूरा एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा, जिन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की, अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की, अपनी पूरी बातचीत उनके सामने रखी है। और उनका यह भी कहना रहा कि अजय कुमार भल्ला के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थी। तो किरीट सोमैया पर हमले के बाद से सियासत गरमा गई है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। सरकार तुगलक की सरकार बन गई है। वो क्या समझते हैं, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी का साथ क्या मिल गया, इतना इतराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है। पहले किरीट सोमैया पे हुआ, मोहित भारतीय पे हुआ, उसके बाद नवनीत राणा और उनके रवि राणा पे हुआ। ये सरकार है या उस तरह से सरकार का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में लोग को कुचलने वाली सरकार बन गई महाराष्ट्र सरकार। भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी, इनका करारा जवाब देंगे। बढ़ते आगे, राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गियां हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पीड़ित झुग्गी वालों की तरफ से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने इस मामले में जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी। पीठ ने कहा था कि 25 अप्रैल को सूचीबद्ध करेंगे। विकास सिंह ने पीठ को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की पुनर्वास मुहैया कराने के बाद ही उजाड़ने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इस मामले में सुनवाई होगी। सरोजनी नगर की झुग्गियां हटाने के मामले में आज सुनवाई होनी है। राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर से ये खबर जुड़ी हुई, जहां पर झुग्गियां हटाने को लेकर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर सीआरपीएफ के जवान गौरव की घुड़चढ़ी पुलिस की पैरादारी में हुई है। घुड़चढ़ी के बाद बारात अलीगढ़ जिले के लिए रवाना हुई। गांव में सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अनुसूचित जाति का युवक गौरव सीआरपीएफ में जवान है। गौरव ने शुक्रवार को एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें बताया था कि रविवार को उनकी बारात अलीगढ़ जिले के मानपुर गांव जाएगी। गांव में अनुसूचित जाति और ठाकुर समाज में कई सालों से विवाद चल रहा है। गौरव ने घुड़चढ़ी में किसी अनहोनी की आशंका भी जताई थी। गांव में बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने पहले पैदल मार्च निकाला। हमने अपनी सुरक्षा के लिए मांगी थी, क्योंकि हमें किसी लड़ाई दंगे से कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, इसके लिए मांगी थी। हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं अपने परिवार के साथ में, हंसी खुशी। जी सही बात है सर। तो इसके लिए मांगी थी, हमने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। और इसी प्रकार से आने वाले जो और भी शादियां हैं बच्चों की, तो सभी के गांव में शादी होंगी, हमारे भाई बहन, तो ऐसे ही हंसी खुशी से होनी चाहिए पूरे गांव के अंदर। क्या वजह थी सर आपने जो पुलिस फोर्स मांगी है? पहले बताया जाता है कि पिछली बार गांव में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था। हाँ, गांव में एक बार झगड़ा हुआ था। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए झगड़ेबाजी, क्योंकि इसमें यंग जो युवक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी लाइफ ख़राब होती है। तो इस प्रकार से हम अपने जो समाज के लिए, अपने गांव के लिए एक भी चीज़ सोचनी चाहिए।
और इसी को सोचते हुए मैंने भी ये सोचा कि ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो मैंने इसी चीज़ को लेकर पुलिस प्रशासन से मांग करी है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब ही स्थिति में सुधार आएगा। क्या सर ऐसा है इस गांव में कि स्वर्ण लोग जो है दलित युवक की घुड़चड़ी दी? सर मैं इस मामले में नहीं कह सकता, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ मैं प्रशासन से मांग करी है सुरक्षा के लिए, बस मैं इतना कह सकता हूँ। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सचिन शर्मा का रुख कर लेते हैं, बुलंदशहर से हमारे साथ। सचिन, तो पुलिस की पहरेदारी में बीएसएफ जवान की घुड़चढ़ी हुई, हालांकि उनका कहना ये रहा कि उन्हें किसी भी तरह की अनहोनी का शक था, जिसके चलते उनकी तरफ से ये अर्जी डाली गई थी। और उसके बाद किस तरह का माहौल रहा, क्या कुछ ताजा जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल ये बुलंदशहर जिले के ककोड़ थाना क्षेत्र के गढ़ाना गांव का मामला है, जहां पर दलित समुदाय के एक व्यक्ति जो कि अर्धसैनिक बल में कार्यरत हैं, उनकी घुड़चढ़ी होनी थी। जिस घुड़चढ़ी के दौरान वो किसी अनहोनी को लेकर के आशंकित थे, जिसके चलते उन्होंने बुलंदशहर पे जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई, सुरक्षा प्रदान करने की मांग की, जिसकी उनकी मांग के ऊपर बुलंदशहर के प्रशासन ने उनको घुड़चढ़ी के दौरान भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात करके सकुशल उनकी घुड़चढ़ी का आयोजन कराया। ठीक है, तो सचिन, घुड़चढ़ी हुई, उसके बाद बारात रवाना हुई, जिस तरह का उन्होंने डर जताया कि मुझे डर है और इसी के चलते मैं आपके पास आया हूं सुरक्षा के लिए, और उसके बाद ठाकुरों के साथ जिस तरह का विवाद उस एरिया में हमेशा से रहा है, उसके बाद किस तरह का माहौल वहां पर देखते ही बन रहा था? क्या किसी तरह की फिर कोशिश की गई, किसी अड़चन की, किसी रुकावट की, या कुशल मंगल तरीके से पुलिस की तैनाती के बाद पूरा विवाह संपन्न हुआ? जी बिल्कुल, देखिए इसी गांव का मामला है। लगभग 1 साल पहले दलित समुदाय के एक व्यक्ति की शादी के दौरान ही जैसे ही उसकी बारात स्वर्ण जाति के लोगों के इलाके से होकर के निकली, तो वहां कुछ झगड़ा बन गया था। और झगड़े के बाद उस मामला इतना बड़ा कि उस दलित समुदाय के जो व्यक्ति है, जो दूल्हा था, उसकी हत्या तक वहां पर हो गई। उसी को लेकर के ये आशंकित थे कि कहीं उसी घटना की फिर से पुनरावृत्ति ना हो जाए, जिसके चलते इन्होंने सुरक्षा की मांग की और सुरक्षा वहां पर डिप्लॉयड भी की गई, जिसके बाद सकुशल इनकी बारात वहां से निकाली गई और फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है, किसी तरह की कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से आपने 1 साल पहले का मामला बताया और शायद इसी के चलते इस दूल्हे के मन में भी डर था, तो नहीं लगता कि उस इलाके में जहां इस तरह की घटनाएं अमूमन होती रहती है, वहां पर पुलिस प्रशासन को इस तरह का कोई इंतजाम करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी के मन में यूं डर ना हो, वरना हर कोई सुरक्षा की मांग करेगा? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से एकदम चौकन्ना रहता है और जब भी किसी व्यक्ति द्वारा सुरक्षा की मांग की जाती है तो उसको सुरक्षा उपलब्ध भी कराई जाती है। LIU की रिपोर्ट होती है, पुलिस की रिपोर्ट होती है, जिसके बाद ही इस तरह के आयोजन निपटाए जाते हैं। ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, बीएसएफ का ये जवान जो घोड़े पर चढ़ा हुआ है, घुड़चढ़ी से पहले इसे आशंका थी कि किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, उसकी बारात में कोई अड़चन ना आए, इसी के चलते सीआरपीएफ जवान ने सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि सुरक्षा मुहैया भी कराई गई, जिसके बाद पूरा विवाह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बढ़ते आगे, राणा कपूर की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस लगातार घिरती जा रही है। इस मामले को लेकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उन्हें जवाब देना चाहिए, और क्या कुछ वो कहते नजर आए, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस को उस पर जवाब देना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां देश में थी कि पश्चिम बंगाल में चिटफंड के घोटाले वाले वो लोग ममता बनर्जी जी की पेंटिंग को 3 करोड़ रुपए में खरीदते थे, और यहाँ पर बैंक वाले यूपीए की सरकार में कांग्रेस के लोगों की पेंटिंग्स को करोड़ रुपए में खरीदते थे। आखिर ये क्या खेल था, इस पर थोड़ा प्रकाश सोनिया जी और ममता जी डालेंगे तो शायद देश को कुछ पता चल पाए। सर, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जो गवर्नमेंट अपने तरीके से देख रही है, और जो जेल में है उस आदमी के बयान सुन रही है। देखिए, अगर ऐसा हुआ है और किसी व्यक्ति ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, और ये पहली बार नहीं, कांग्रेस के नेताओं पर बार बार, पार्टी और परिवार पर कई बार इस तरह के गंभीर आरोप भी लगे हैं। बहुत सारे लोग बेल पर भी हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि एक मात्र आरोप नहीं, इसके पीछे किस तरह से जमीनों की बात हो, परमिशन देने की बात हो, बैंकों की बात हो, केवल और केवल खाने और पीने का, कमाने का ही काम था और देश को बेचने का काम।
और उधर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना मामलों में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली में रोजाना 1000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1083 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे के आंकड़े सामने आए हैं, जिनमें पिछले कुछ दिनों की ही तरह नए मामले 1000 के आंकड़े को छूते दिखाई दिए। वहीं पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो ये 4.48% तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3975 हो चुकी है। कुल 80 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और बाकी सभी को होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी गई है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2593 नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,57,545 पर पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मामलों की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या 15,873 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोविड के 44 और मरीजों की मौत हो जाने से कुल मृतकों की संख्या 5,22,193 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है, जबकि संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। और साल 2016 में शुरू हुए रायसीना डायलॉग विचार और विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है और ये भारत की कूटनीति ही नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति के विशेषज्ञों, शोधार्थियों और राजनेताओं को भी एक मंच पर लाने का काम कर रहा है। पिछले 2 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। इस मंच के माध्यम से दुनिया भर के दिग्गज दुनिया के समक्ष मौजूदा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 90 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें 25 देशों को वरिष्ठ उनके मंत्री जो हैं वो शामिल रहेंगे। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस मंच पर सिर्फ दिग्गज देशों की सरकारों के ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों के लोग भी भाग लेंगे। और फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। मैक्रोन को 58.2% वोट मिले। उन्होंने मरीन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। पहले अनुमानों में मैक्रोन को लगभग 57.58% वोट हासिल करते हुए दिखाया गया था और इस तरह के अगर लगाए जाएं तो आमतौर पर सटीक होते हैं। और उधर मैक्रोन की जीत के बाद पेरिस के एफिल टावर के पास उनके समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। यहाँ के चैंप डे मार्च पार्क में एक विशाल स्क्रीन पर आखिरी रिजल्ट जारी होते ही उनके समर्थकों ने एक दूसरे को बधाई दी। फिर फ्रेंच और यूरोपीय संघ के झंडे लहराते हुए जश्न मनाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके मैक्रोन को अंग्रेजी और फ्रेंच में बधाई दी। जॉनसन ने ट्वीट कर लिखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में आपको फिर से चुने जाने पर बधाई। फ्रांस हमारे सबसे करीबी और सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक है। मैं उन मुद्दों पर मिलकर काम जारी रखने के लिए तत्पर हूं जो हमारे दोनों देशों और दुनिया के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी ने एक बयान में कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रोन की जीत पर यूरोप के लिए अच्छी खबर है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि लोकतंत्र की जीत, यूरोप की जीत, मैक्रोन की जीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी बधाई दी। चुनाव जीतने के बाद मैक्रोन ने कहा कि किसी को भी सड़क के किनारे नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है और यूक्रेन में युद्ध हमें याद दिलाता है कि हम दुखद समय से गुजर रहे हैं जहां फ्रांस को अपनी आवाज उठानी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।